नमस्कार बच्चों। आज हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। लास्ट पीडीएफ में मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो आज हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी योजनाएं, उसकी असफलता के कारण क्या रहे। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी योजनाओं के बारे में जानने से पहले कि 1325 में से 1351 तक इसका शासन रहा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इसे शासक बनाया जाता है। जूना खां इसका नाम था। उल्गू खां इसे उपाधि दी गई थी गयासुद्दीन द्वारा। और इसने जो शासक बनते समय मोहम्मद बिन तुगलक शाह के नाम से ये शासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के अन्य सुल्तानों के सापेक्ष में कहीं अधिक विवेकशील, तर्कशील, पढ़ा लिखा और खुले दिमाग का व्यक्ति था। धर्म और दर्शन में गहन अध्ययन के साथ उसने अरबी, फारसी, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गणित, औषधि शास्त्र ऐसी में उनकी गहन रुचि थी। उसके समय में साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार भी सर्वाधिक हुआ। कश्मीर, बलूचिस्तान, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत अर्थात उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मदुरई, मालाबार और पूर्व पश्चिम में दोनों समुद्र तक का क्षेत्र शामिल था। 23 प्रांत यानी मुक्तों में ये बटा हुआ था पूरा विशाल साम्राज्य। जाति धर्म के आधार पर उसने व्यक्तियों में भेदभाव नहीं किया। योग्यता के आधार पर पद और सम्मान देने का प्रबल समर्थक था। इस आधार पर वह बहुत विवेकशील शासक था। हिंदू योगी और जैन आचार्यों, जिनमें राजशेखर और जिन प्रभा सूरी का वह सम्मान करता था। होली, अन्य हिंदू त्योहारों को राज के सम्मान के साथ उसने मनाना प्रारंभ किया। तो इस रूप में यदि हम देखें तो ऑल ओवर में मोहम्मद बिन तुगलक को कहीं ना कहीं अकबर का, हम मुगल सम्राट अकबर का अग्रगामी मान सकते हैं। अब देखिए, इतने सारे व्यक्तिगत गुण उपलब्धि के बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक रहा है। आप सोचिए कि इतना किसी में टैलेंट हो, व्यक्तिगत रूप पे जो इतना सर्वगुण संपन्न दिखाई देने वाला व्यक्ति है, वो एक भारतीय इतिहास का विवादास्पद पागल शासक घोषित किया गया। तो आप देखिए कि इतनी सारी उपाधियाँ उसे जो दी गई कि अंतर विरोध थे उसमें, आदर्शवादी था, कभी बहुत ज़्यादा स्वप्नशील था, इस तरीके की चीज़ें उसके साथ लागू की गई। लेकिन कहा जाता है कि कुछ जो समकालीन इतिहासकार थे वो उसके प्रति घोर निंदा की भावना से ग्रसित थे, जिनमें इसामी, बर्नी, ये सब का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये उसे अधर्मी घोषित करते हैं। उसका कारण बताते हैं कि उसने सूफी विद्वानों को घोर यातनाएं दी इस कारण। तो अब हम आते हैं यहाँ, देखते हैं कि सबसे पहले तो कि इसकी कौन कौन सी योजनाएं थी। उसे छोड़ो, तो नए नए जो प्रयोगों का काल था इसका, तो उसमें जो इसकी पहली योजनाएं थी, इसकी योजनाओं के बारे में हमें तारीख़ फिरोजशाही, बरनी की तारीख़ फिरोजशाही से पता चलता है। तो इसकी पहली योजना थी राजधानी परिवर्तन। तो बच्चों, सबसे पहले इसने जो काम किया वो दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को 1326 ईस्वी में स्थानांतरित कर दिया। तुरंत पश्चात जब ये गद्दी नशीनी हुई इसकी, और इसका प्रथम यही पहला कार्य था, तो सुल्तान ने, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा किया, राजधानी को परिवर्तित करने की क्या आवश्यकता थी। दिल्ली तो सबसे, जिसे कहे कि पूर्वी दुनिया का सबसे संपन्न शहर, सबसे अच्छा शहर का दर्जा जिसे दिया गया, वहाँ से वो राजधानी को हटा के देवगिरी लेके गया, तो इसका कहीं कोई कारण रहा होगा। तो बर्नी क्या कहता है इसके कारण, बर्नी बताता है कि देवगिरी नगर राज्य के केंद्र में था, साम्राज्य के केंद्र में, सभी दिशाओं से इसकी लगभग एक जैसी दूरी थी, अतः उसे उसने नई राजधानी बनाया। वहीं इब्न बतूता का कहना है कि दिल्ली के नागरिकों ने सुल्तान के विरुद्ध निंदनीय पत्र लिखे थे, इसलिए उनको सजा देने के इरादे से सुल्तान ने राजधानी को बदल दिया। अब इसामी कहते हैं कि सुल्तान दिल्ली के नागरिकों से नाराज़ था, इसलिए उनकी शक्ति को कमज़ोर करने के उद्देश्य से उसने ये योजना बनाई। गार्डनर ब्राउन है, वो कहते हैं उत्तर में मंगोलों के निरंतर आक्रमणों से साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र स्वाभाविक रूप से उत्तर भारत के बजाय दक्षिण भारत बन गया। मेहंदी हुसैन कहते हैं कि दक्षिण में मुगल संस्कृति का केंद्र बनाने हेतु मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। इसामी और इब्न बतूता के मतों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुल्तान की इतनी गंभीर योजना के पीछे इतने छोटे कारण नहीं हो सकते। हाँ, तो अब आती है बात बरनी की, कि भले ही देवगिरी को साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने का बरनी का कथन पूर्णतः सत्य नहीं हो, किंतु देवगिरी को राजधानी बनाने में जो मुख्य कारण था वो भौगोलिक ही था।
क्योंकि दक्षिण भारत को प्रत्यक्षतः उसके पिता के समय में ही नियंत्रण में ले लिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक युवराज के रूप में एक लंबा क्षेत्र यहाँ गुजार चुके थे। अतः दक्षिण भारत पर नियंत्रण और प्रबंधन स्थापित करने की दृष्टि से और किसी भी विद्रोह को आसानी से दबाया जा सकता है। दक्षिण में किसी भी विद्रोह को आसानी से दबाए जाने के उद्देश्य से ही संभवतः है देवगिरी को, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध नगर था, द्वितीय राजधानी के रूप में चुना गया। अब कहते हैं कि राजधानी परिवर्तन के बावजूद दिल्ली की क्या स्थिति हुई, कि पहले की तरह था या उसका वो स्वरूप बदल गया। तो कुछ एक कहते हैं कि पहले की तरह इसकी 2 राजधानियाँ थी, यहाँ सिक्के ढाले जाते थे वही, और पहले की तरह विशाल शहर बना रहा ये। दिल्ली से देवगिरी की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर थी, इसलिए लंबी यात्रा की व्यवस्था हेतु सुल्तान ने संपूर्ण मार्ग में यातायात, भोजन पानी की उचित व्यवस्था की। किंतु बरनी, सामी, इब्न बतूता जैसे समकालीन इतिहासकार, जो सुल्तान से व्यक्तिगत दुर्भावना से ग्रसित थे, दिल्ली शहर के पूर्णतः खाली कर कूच देशांतरण की डरावनी कहानियाँ व्यतीत करते हैं। वो कहते हैं बरनी कि सुल्तान के आदेश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शहर की इमारत, महल, गलियों में एक कुत्ता या बिल्ली तक नहीं दिखाई दिया था। इब्न बतूता क्या कहानी कहता है कि समझ दिल्ली शहर की तलाशी ली गई। तलाशी में एक अंधा, एक लंगड़ा व्यक्ति मिला जो दौलताबाद नहीं जाना चाहता था। लंगड़े को मार दिया गया और अंधे को घसीटकर दिल्ली ले जाया गया, अंधे को घसीटकर दौलताबाद ले जाया गया, जहाँ उसकी एक टांग ही पहुँच गई। इस तरह ये राजधानी परिवर्तन का जो पहली योजना थी वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुई, और इतना कि राजसी ठाठ, कुलीन वर्ग और शाही दरबार के चले जाने से दिल्ली की पहले की शान और प्रतिष्ठा को चोट लगी। तो अब हम कहते हैं कि जनधन के रूप में समय की दृष्टि से महंगी विफलता ही साबित हुई। कष्टों और अव्यवस्था के कारण जनता की सुल्तान के प्रति असंतोष बढ़ा। तात्कालिक रूप में यह योजना भले घोर विफल साबित हुई, किंतु दीर्घकालिक रूप में इसका फायदा भी हुआ। संचार, यातायात में सुधार होने से उत्तर दक्षिण भारत के एक दूसरे के निकट आए। सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अंतर संबंध स्थापित हुए उत्तर और दक्षिण में, और दौलताबाद जाने वाले बहुत से पीर, सूफी संत, उलेमा, विद्वान, कलाकारों ने वहीं ठहरने का निर्णय किया। कालांतर में यह शहर इस्लामी ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना, और बहमनी साम्राज्य का विकास भी इसी समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र पर हुआ। और हम देख सकते हैं कि